एल्कीन के अंदर ज्यामितीय समावयवता को देखते हैं। ऐसे एल्कीन जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हों ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो भैया आपको याद रखना है कि एल्कीन है तो देखो एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड तो होगा ही, बिना डबल बॉन्ड के तो कोई एल्कीन बनेगा नहीं। तो डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब दो कार्बन ऐसे होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो आपको डबल बॉन्डेड कार्बनों को ही नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है कि ऐसे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्डेड यानी द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, यानी इस वाले कार्बन से भी दो डिफरेंट होने चाहिए, जैसे मान लो X और Y। तो ये आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। मगर एक ही कार्बन नहीं, आपको दोनों कार्बन को देखना है। आप इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ मान लो A जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है B, तो ये A और B भी आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके ही GI ऑब्टेन होगी। तो याद रखेंगे ऐसे एल्कीन जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। क्लियर है, ऐसी कंडीशन होती है। ठीक, अब वे समावयवी जिनमें समान समूह एक ही तरफ उपस्थित हो समपक्ष यानी सिस कहलाते हैं, और जिनमें समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित हो विपक्ष यानी कि ट्रांस कहलाते हैं। तो बड़ा सिंपल है भाई, जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड लिखूं CCC, ठीक है, एल्कीन है ये, और यहाँ मान लो A जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है B। पहले बताओ इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, मतलब ये GI की कंडीशन पूरी कर रहा है। अब दूसरे कार्बन को देखो, मान लो इससे A जुड़ा है और इससे B, तो अब देख करके बताओ इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप भी क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी ये भी GI की कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस किया करें कि A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन को देखें, सेम साइड है दोनों। ठीक, अगर सेम साइड देखें तो ये आपका सिस यानी समपक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, समपक्ष कहलाता है। ठीक, और अगर ये अपोजिट दिख जाए, अपोजिट से मतलब जैसे ये C है, यहाँ A है और इस A के अपोजिट में A दिख जाए, तो फिर इधर होगा B और इधर होगा B। अब देखो दोनों सेम ग्रुप कहाँ चले गए हैं, अपोजिट चले गए हैं। तो अपोजिट चले जाते हैं तो उसे ट्रांस या विपक्ष कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, ठीक है, प्रत्येक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप भी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, GI आ जाएगा। ठीक, अब ऐसा समावयवी जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड दिख जाए सिस बोल देना, समपक्ष बोल देना। जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड दिख जाए विपक्ष बोल देना। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, इधर देखो, जैसे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एल्कीन है। इधर जुड़ा हुआ है इससे H और इधर जुड़ा हुआ है H, और यहाँ जुड़ा है CH3, ठीक है, और यहाँ जुड़ा है CH3। सही है। अब पहले तो मुझे बताओ क्या ये जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। तो देखो आप इंडिविजुअली एक एक कार्बन को देखा करें। इस कार्बन को देखो, इस पर क्या क्या जुड़ा है, H और CH3, ये आपस में क्या है, डिफरेंट है, मतलब भिन्न भिन्न है। ऐसे ही इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, इस पर क्या जुड़ा है, CH3 और H। CH3 और H भी आपस में डिफरेंट ग्रुप हैं, यानी भिन्न भिन्न समूह हैं। बोला है कि नहीं है, इसका मतलब GI शो करेगा। जब ये GI शो करेगा तो सेम ग्रुप सेम साइड है, मतलब ये सिस है, यानी समपक्ष है। क्या है, समपक्ष है। और दूसरी फॉर्म में देखो आप, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये वाले, इनसे जुड़े हुए CH3, इससे जुड़ा हुआ CH3 और इससे जुड़ा हुआ कहाँ चले गए, अपोजिट, अपोजिट चले गए, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। क्या हो गया, ट्रांस हो गया। वैसे इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटीन। क्या नाम है, 2-ब्यूटीन। देखो 2-ब्यूटीन बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, और मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला एग्जाम्पल भी ये है कि 2-ब्यूटीन में ज्यामितीय समावयवता आएगी या नहीं आएगी। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो पहले 4 कार्बन लिख दें। इन का मतलब है डबल, लेकिन वो डबल कहाँ है, नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर क्या लगा दें, डबल। भाई देखो ये 1, 2, 3 और 4, तो नंबर 2 पर क्या आ गया, डबल। बस अब आपको हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, CH3, इधर क्या आएगा H, इधर एक H और एक CH3। सही है।
अब आपको पता ही है कि दोनों H सेम साइड है, मतलब ये सिस वाला होगा। और ट्रांस वाले में क्या करोगे, H को अपोजिट कर देना, एक H ऊपर और CH3, एक H नीचे और CH3, सही है। अब दोनों कहाँ चले गए, अपोजिट, तो ये हो गया आपका ट्रांस यानी विपक्ष हो गया। तो बस इसमें 2 ब्यूटीन का ही एग्जांपल लिया है और एक समपक्ष फॉर्म है क्योंकि CH3 या कह दूं H सेम साइड है, और दूसरी विपक्ष है क्योंकि CH3 और CH3 अपोजिट हैं, या कहूँ H और H अपोजिट हैं। तो ये ट्रांस यानी विपक्ष 2 ब्यूटीन है और ये समपक्ष 2 ब्यूटीन है। इसका मतलब समझते हैं कि हम लोगों को जब तक आइसोमेरिज्म के बारे में मालूम नहीं होता तो हम लोग सीधा क्या लिखते हैं, हम लोग सीधा 2 ब्यूटीन लिखते हैं। लेकिन जब हम स्टीरियो डिस्कस करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि भैया कौन सा 2 ब्यूटीन, आप 2 ब्यूटीन कह रहे हैं, कौन सा, क्यों, क्योंकि 2 ब्यूटीन तो 2 तरह का हो जाएगा, एक होगा समपक्ष 2 ब्यूटीन, होगा कि नहीं होगा, और दूसरा होगा विपक्ष 2 ब्यूटीन। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि 2 ब्यूटीन जो है वो खुद 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक सिस वाली और दूसरी ट्रांस वाली, ठीक है। तो जब तक हमें स्टीरियो का नॉलेज नहीं होता तो हम कहते हैं 2 ब्यूटीन की रिएक्शन उसके साथ करवा दे, ठीक है, और हम लोग उस रिएक्शन को कंप्लीट कर भी देते हैं। लेकिन अगर स्टीरियो को इन्वॉल्व किया जाए तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि समपक्ष की रिएक्शन हो रही है या विपक्ष की, क्योंकि कई बार समपक्ष और विपक्ष की रिएक्शनों से भी अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो आपसे कहूँ मैं 2 ब्यूटीन के कितने ज्यामितीय समावेशी हैं, 2, कौन कौन से, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष वाला कौन सा होगा, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, जैसे इधर H जोड़ दिया, इधर H, तो ये समपक्ष हो जाएगा। बाकी इधर क्या बनेगा, CH3 और CH3। विपक्ष कौन सा होगा, जिसमें सेम ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे, इधर H और इधर H अपोजिट चले गए, और बाकी क्या है, CH3 और CH3, ठीक है। तो 2 ब्यूटीन खुद 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समपक्ष और विपक्ष, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो इस वाले कंपाउंड को देखो और यहीं से देख करके मुझे बताओ क्या ये GI शो करता होगा, जरा सोच कर बताना है। देखो आपको GI के लिए सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना होगा, देख लिया, ठीक। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ क्या जुड़ा है, H, और एक क्या जुड़ा है, COOH। तो बताओ मुझे H और COOH एक जैसे ग्रुप हैं या अलग अलग ग्रुप हैं, बताओ जल्दी से। कौन कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये है COOH और ये है H, अलग अलग हैं। इसका मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप क्या है, अलग, ठीक। ऐसे ही आप इस कार्बन को रीड करो, ठीक है। इस पर क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है H और एक जुड़ा है COOH, ये भी आपस में क्या है, अलग अलग हैं। तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये और ये, डबल बॉन्डेड कार्बन पर उपस्थित ग्रुप अगर डिफरेंट हो, एक H है और दूसरा क्या है, COOH, तो वो कार्बन GI के लायक होता है। ऐसे ही ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस पर एक जुड़ा है H और दूसरा जुड़ा है COOH, H और COOH तो आपस में डिफरेंट होंगे, इसका मतलब ये GI के काबिल होगा, है ना। अब सिंपली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो भाई, अब इसमें ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, CH डबल बॉन्ड CH COOH, यही है ना। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, पहले ये कार्बन लिखूँ, इस कार्बन से क्या जोड़ा, H और COOH, तो एक बार COOH जोड़ दूँ और एक बार H जोड़ दूँ, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन ये वाला, इससे क्या जुड़ा है, H और COOH, तो H जोड़ दूँ और COOH। मुझे तो ये बताना है क्या ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, तो फिर आप सिंपल देख करके मुझे बता देंगे। कैसे भैया, डबल बॉन्डेड कार्बन है, जुड़े हुए ग्रुप क्या है, H और COOH डिफरेंट है। डबल बॉन्डेड कार्बन है, जुड़े हुए ग्रुप क्या है, H और COOH डिफरेंट है, मतलब GI का केस होगा। होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ज्यामितीय समावेशिता आएगी। अब अगर इसमें ज्यामितीय समावेशिता आएगी तो फिर इसकी 2 फॉर्म बनेंगी, है ना। और 2 फॉर्म कौन सी बनेंगी बताओ, एक समपक्ष वाली बनेगी और दूसरी बनेगी विपक्ष वाली। अब समपक्ष वाली फॉर्म कौन सी होगी, समपक्ष वाली फॉर्म वो होगी जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे। तो सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को बना दिया करें, बना दिया, ठीक। अब सेम ग्रुप कौन है, H और H, या फिर COOH और COOH। तो आप क्या करें, H को सेम साइड कर दें, कर दिए, तो अभी समपक्ष होगा। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, H और COOH, तो COOH इधर आ जाएगा। इससे भी क्या जुड़ा है, H और COOH, तो बताओ ये कौन सा है, समपक्ष। विपक्ष बनाने के लिए क्या करोगे, वही काम, पहले डबल बॉन्डेड कार्बन लिखो, सेम ग्रुपों को अपोजिट कर दो, H और COOH। अब इस H के अपोजिट में आना चाहिए H, तभी तो विपक्ष होगा।
COOH के अपोजिट में आना चाहिए COOH। तो HH अपोजिट है, ये कौन सा होगा, ट्रांस यानी विपक्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इस कंपाउंड के 2 आइसोमर बनेंगे क्योंकि ये GI शो करता है। ठीक, अगर मैं इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने को आपसे कहूँ कि भाई इसका IUPAC नाम लिखो, तो देखो IUPAC आपने 11th में पढ़ी है, आप इतना तो समझते ही होंगे। IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो चेन तो है ही ये बड़ी वाली। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करो 1, एक कार्बन है ना पहला, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन के लिए क्या कहना है आपको, 4 के लिए हमेशा आपको क्या कहना है, ब्यूट कहना है। सही है कि नहीं है? अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड है और कौन से कार्बन पर है, नंबर 2 पर, तो ब्यूट के बाद लगा देना है 2 इन। सही है? उसके बाद बताओ COOH ये रहा और COOH ये रहा, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। पोजीशन क्या है, 1 और 4। ठीक है, तो कितनी COOH हैं, 2। कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर और 4 पर। तो क्या लिखना है, डाई लिखना है। क्या लिखना है, डाई। अब COOH के लिए सफिक्स या अनुलग्न जो होता है वो ओइक एसिड होता है, तो फिर डाई लगाकर क्या लिख देना है, डाई ओइक एसिड। ठीक है, अब नो डाउट आप ब्यूट 2 इन को सीधा सीधा 2 को आगे लिख सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो कि ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड की कितनी फॉर्म होंगी, कितने ज्यामितीय समावेशी होंगे, तो आप कहेंगे 2। एक होगा समपक्ष वाला और दूसरा होगा विपक्ष वाला, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि ये ज्यामितीय समावेशिता दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? तो फिर इधर देख लो भाई, यही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जरा गौर से देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सही है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H और COOH, इस पर भी H और COOH। नाम क्या है, 2-ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड। सही है, अब देख लो भाई, ज्यामितीय समाप्त दर्शाएगा तो 2 फॉर्म होंगी। CCC लिखो सबसे पहले, सेम ग्रुप सेम साइड कर दो। ये क्या है, COOH, ये भी इधर है और दूसरा COOH भी इधर ही आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन सा होगा, ये होगा समपक्ष वाला होगा। कौन सा होगा, समपक्ष यानी सिस होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट कर दिए, ये कार्बन डबल कार्बन इधर आ गया है COOH, तो दूसरा COOH कहाँ चला गया है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फिर ट्रांस यानी कौन सा होगा, विपक्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन खास बात ध्यान देनी है, यहाँ इसकी जो समपक्ष फॉर्म होती है ना, उसको हम मैलाइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलाइक एसिड, मैलाइक अम्ल। और जो इसकी विपक्ष वाली फॉर्म होती है उसको हम लोग फ्यूमेरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक अम्ल। तो बस आपको अगर कोई एल्कीन दी जाती है ना, तो बस आपको इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी या नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा एल्कीन देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ऐसा कोई एल्कीन है। क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो भैया आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें ताकि आपको आइडिया लगाने में आसानी हो। ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिखें। सही है, 2 इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है वो भी नंबर 2 पर, तो देखो 1 मान लो, 2 इसे मान लो, इसे 3 और इसे 4, तो 2 पर डबल बॉन्ड ले आओ। ठीक है, उसके बाद आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो 2,3 डाइक्लोरो, इसका मतलब नंबर 2 पर एक क्लोरीन है और नंबर 3 पर भी एक क्लोरीन है। सही है, बाकी तो आपको हाइड्रोजन से बैलेंस ही सेटिस्फाइड करनी ही है। तो यहाँ आएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। इन्होंने तो 4 बॉन्ड कंप्लीट कर ही रखे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। 1 2 3 4, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब जब आपने ये सब कर दिया है तो इस कार्बन को रीड करो और देखो इससे जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है कि नहीं है। इसको रीड करो, इससे जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग। अगर ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो जुड़े हैं वो अगर डिफरेंट हो जाएं आपस में, ठीक है, CH3 और Cl आपस में डिफरेंट हैं, CH3 और Cl भी आपस में क्या है, डिफरेंट हैं, तो फिर 101% जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी। इसकी 2 फॉर्म होंगी, एक होगी समपक्ष वाली और दूसरी होगी भैया विपक्ष वाली। ठीक है, अब समपक्ष जब बनाओगे तो क्या करोगे, Cl Cl सेम साइड रखना, ये तो समपक्ष ही है।
जब विपक्ष करोगे तो क्या करोगे, इस Cl को अपोजिट ले जाना। तो क्या इसकी विपक्ष यानी ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? C Cl को अपोजिट ले आना, एक Cl ऊपर तो दूसरा Cl नीचे। क्लियर? अब एक कार्बन पे क्या है, Cl और CH3, तो फिर CH3 अपने आप इस तरफ आ जाएगा, इस पर भी Cl और CH3, तो CH3 अपने आप इधर आ जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, विपक्ष, और ये कौन सी है, समपक्ष वाली। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि एल्कीन के अंदर Gi का केस ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्जिम्स के अंदर। किसके अंदर? ऑक्जिम्स। अब देखो ऑक्जिम क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि C डबल बॉन्ड N होता है और उस नाइट्रोजन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास एक लोन पेयर भी होता है। यहाँ हम लोन पेयर को भी एक ग्रुप मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इस नाइट्रोजन पर 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2 डिफरेंट कौन कौन से? एक तो है लोन पेयर और एक है OH। ठीक, अब आपको पता है कि डबल बॉन्डेड एटम से 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए तो Gi की कंडीशन पूरी होती है। तो इसका मतलब ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, ये नाइट्रोजन तो कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक लोन पेयर है और दूसरा OH। मैं कह चुका हूँ कि लोन पेयर को भी हम एक क्या मानते हैं, ग्रुप मानते हैं। तो 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। अब आपको बस इस कार्बन को और चेक कर लेना है कि इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट है या सेम है। जैसे मान लो यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया CH3, तो H और CH3 आपस में क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब ये भी Gi की कंडीशन पूरी कर रहा होगा, और जब दोनों एटम Gi की कंडीशन पूरी करेंगे तो कंपाउंड के अंदर Gi मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही अगर मान लो इसमें ये सिचुएशन ना होती और ऐसे होता, नाइट्रोजन तो हमेशा Gi की कंडीशन पूरी करेगा क्योंकि उसके पास तो फिक्स है, एक लोन पेयर होगा और दूसरा OH होगा। डिफरेंट होंगे आपस में, लोन पेयर और OH को डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करेंगे। अब मान लो यहाँ और यहाँ H जुड़ा होता और यहाँ भी H जुड़ा होता, तो ये तो Gi की कंडीशन को क्या करता, कंप्लीट करता, लेकिन ये Gi की कंडीशन को कंप्लीट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 2 सेम ग्रुप आ जाते। ऐसे में इस कंपाउंड में आपको Gi दिखाई देने वाली नहीं थी। सेम ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ये लोन पेयर है और ये OH है और यहाँ मैं जोड़ देता 2 CH3 ग्रुप, तो आप क्या कहते हैं कि ये कार्बन तो Gi की कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। क्यों कर रहा है कंप्लीट? क्योंकि इससे जुड़े हुए ग्रुप क्या है, आपस में डिफरेंट। लोन पेयर एक अलग ग्रुप है और OH एक अलग ग्रुप है, दोनों क्या है, डिफरेंट, डिफर है एक दूसरे से। सही है? लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करता, इस वाले कार्बन की, तो इस कार्बन पे तो क्या जुड़ा होता, एक CH3 और दूसरा CH3, ये दोनों तो कैसे हो जाते हैं, सेम। इसका मतलब ये Gi की कंडीशन पूरी नहीं करता। अब देखो Gi आने के लिए दोनों ही एटम को Gi की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। दोनों एटम से मतलब कौन से एटम, दोनों ही डबल बॉन्डेड एटम से, सॉरी यहाँ C की जगह N लिखना है, तो दोनों ही डबल बॉन्डेड एटम जो भी हो, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, दोनों को Gi की कंडीशन पूरी करनी है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं करता है तो भी कंपाउंड के अंदर Gi आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो इतना समझ गए हैं तो फिर तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है। दूसरा आप एक चीज और याद रखेंगे कि ऑक्जिम्स होते क्या हैं, तो वो तो मैं नॉर्मली बता चुका हूँ कि ऑक्जिम्स के अंदर हम लोग क्या ग्रुप मानते हैं, ये वाला ग्रुप, लोन पेयर और OH। सही है? ये ऑक्जिम होता है, जिनके अंदर ये ग्रुप होता है वो ऑक्जिम्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान देना, अब आगे पढ़ेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड को हिंदी इंग्लिश में कार्बोनिल कंपाउंड ही बोलेंगे। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ये वाला ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, और ये 2 वैलेंसी फ्री पड़ी होती है। ठीक है? अब देखो ध्यान देना, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। ठीक है? एल्डिहाइड जो होगा ना, उसके अंदर एक बात जरूर होगी, क्या कि एक हाइड्रोजन जरूर जुड़ा होगा। अगर एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ दिख जाता है, मतलब मैं आपसे ये कह दूं कि अगर एल्डिहाइड होगा ना तो आपको इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन जरूर जुड़ा हुआ मिलेगा। दोनों मिल जाए तो भी ठीक है, कम से कम एक तो मिलेगा। यानी इन सबको कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, C है, एक H है और एक क्या है, ऑक्सीजन। ये ग्रुप आपको दिखाई देगा। ठीक है? अब हो सकता है कि इस तरह की कंडीशन तो होगी ही, ये तो होगा ही। अब यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है, यहाँ H भी जुड़ सकता है तो भी ये क्या है, तो भी ये एल्डिहाइड है। यहाँ CH3 जुड़ जाए, ये तो बना रहेगा क्योंकि ये तो कॉमन ग्रुप है, ये तो सबके सभी एल्डिहाइड में होगा, तो भी ये एल्डिहाइड है। यहाँ C2H5 जुड़ जाए
C डबल बॉन्ड OH ये तो रहेगा ही, तो भी ये एल्डिहाइड है। यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ जाए लेकिन ये वाला ग्रुप बना रहे तो भी ये क्या है, एल्डिहाइड। तो समझ गए ना कि एल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन दिखाई देगा, मतलब ये ग्रुप हमेशा दिखाई देगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये H है और S से कौन जुड़ा है, CHO। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये CH3 है और इस CH3 से कौन जुड़ा है, CHO। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये C2H5 है और C2H5 से कौन जुड़ा है, CHO। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये C6H5 है और C6H5 से कौन जुड़ा है, CHO। तो ये सभी एल्डिहाइड हैं। क्या है, एल्डिहाइड है। ध्यान रखोगे इस बात को, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ ताकि हमारी जानकारी में बना रहे। ठीक, कीटोन के अंदर क्या होगा, कीटोन के अंदर ये वाला ग्रुप होगा तो यही वाला ग्रुप सबके अंदर, लेकिन यहाँ कोई भी आपको इधर और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। मतलब आपको यहाँ भी H नहीं मिलेगा और यहाँ भी H नहीं मिलेगा। क्लियर। तो फिर क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा। तो कुछ भी जुड़ा हो लेकिन दोनों तरफ आपको H नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी मान लो इधर जुड़ गया CH3, इधर जुड़ गया CH3, है ना। H तो नहीं है दोनों में से कोई सा भी, ये कीटोन है। क्या है, कीटोन। कुछ और भी जुड़ जाए, मान लो यहाँ C2H5 जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया C डबल बॉन्ड और इधर हो गया CH3, H तो नहीं है दोनों तरफ, ये भी एक कीटोन है। कुछ और जोड़ दो, C6H5 जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ दो, H तो नहीं है ना दोनों तरफ। तो इस C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए दोनों ग्रुपों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो तो फिर वो कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, कीटोन। और अगर एक भी हाइड्रोजन हो जाता है इस तरह से, है ना, एक भी, तो फिर वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। चलिए खैर, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, वापस आते हैं। तो देखो, हम लोग ऑक्जिम्स के अंदर जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्जिम्स के अंदर क्या केस बन सकता है, देखो जरा इधर, एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने पर ऑक्जिम प्राप्त होते हैं। तो देखो भाई, किसकी क्रिया करवा रहे हैं, एल्डिहाइड की या कीटोन की। अभी अभी मैंने बताया कि एल्डिहाइड के अंदर CHO ग्रुप होगा कि नहीं होगा, जिसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख दें, C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं। और कीटोन के अंदर क्या होगा, कीटोन के अंदर ये वाला ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ दोनों वैलेंसी में से किसी भी वैलेंसी पर हाइड्रोजन नहीं होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। तो मान लो अब मैं यहाँ कोई एल्डिहाइड ले लेता हूँ, जैसे यहाँ मैं CH3 जोड़ दूँ, तो अब ये है तो एल्डिहाइड ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, CH3 CH और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसके रिएक्शन में एक कंपाउंड होता है जिसे हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, ये कंपाउंड होता है, NH2OH होता है। अगर मैं यहाँ इनकी रिएक्शन कराऊँ तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और वाटर के निकलते ही CH3 CH डबल बॉन्ड NOH बनता है। गौर से देखो, ये ऑक्जिम ही है। क्यों, ऑक्जिम के अंदर हमने आपसे कहा था ये कंडीशन होगी, C डबल बॉन्ड N होगा और एक होगा OH। लॉन पेयर जरूरी नहीं है दिखाया जाए, अंडरस्टैंडिंग है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक लॉन पेयर भी होगा। हो गया ऑक्जिम वाला ग्रुप। अब इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है वो देख लो। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक CH3, तो एक जोड़ दो हाइड्रोजन और एक जोड़ दो CH3। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये GI शो करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड मिलेगी, आपको दो डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे, लॉन पेयर और OH। बस इस कार्बन को रीड करना है, क्या इस पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दो डिफरेंट ग्रुप है, CH3 और H, सही है। तो ये भी GI के लायक है, ये भी GI के लायक है। जब दोनों एटम GI शो करने के लायक हो तो कंपाउंड के अंदर GI आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इसकी दो फॉर्म बनेंगे भाई साहब, एक तो ये आपको दिखाई दे रही है, दूसरी फॉर्म में क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है। जैसे C डबल N, इधर CH3 रखूँ और इधर क्या रखूँ, H। यहाँ H की साइड में क्या है, लॉन पेयर, तो अब लॉन पेयर को अपोजिट लिख दो बस। अब देखो, यहाँ देखो, दोनों में अंतर तो दिख ही गया होगा आपको। यहाँ H और लॉन पेयर कहाँ है, अपोजिट, जबकि यहाँ H और लॉन पेयर कहाँ है, सेम साइड में, है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग तो है ना भाई। बस हमें तो यही देखना है कि दोनों अलग होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ये ऑक्जिम्स होते हैं जो किससे बनाए हमने, एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा के, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड रिएक्शन करता है सेम वैसे ही कीटोन भी रिएक्शन कर सकता है। अब कीटोन में क्या कंडीशन होती है, ये तो होता ही है, यहाँ जुड़े हुए ग्रुप H नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है बट H नहीं होगा। तो मान लो यहाँ CH3 आ गया और यहाँ CH3 आ गया, ये भी एक कीटोन है। एल्डिहाइड हो या कीटोन, किसी की भी रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर करवा देंगे
तो वाटर निकल जाएगा और वाटर के जाते ही आपको ऑक्सीजन मिल जाएंगे। कार्बन कीड़ा डबल बॉन्ड से किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ गया। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी कौन है, OH, कहा जाए या ना कहा जाए लोन पेयर तो होगा ही, ठीक। और इस कार्बन से क्या जुड़े हैं, 2 CH3 जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। अब आप खुद देखो और मुझे बताओ क्या ये GI शो करेगा। तो आप कहेंगे भाई नाइट्रोजन तो कंडीशन पूरी कर रहा है। कैसे, 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, लोन पेयर और OH, दोनों कैसे ग्रुप हैं, दोनों डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है, ठीक। ये पूरा का पूरा लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर, ठीक है। लेकिन अब देखना तो किसको है, कार्बन को भाई साहब, कि कार्बन कंडीशन कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कार्बन पे कौन जुड़े हैं, CH3 और CH3 सेम ग्रुप है। इसका मतलब ये GI की कंडीशन पूरी करता है, ये नहीं करता। तो बताओ कंपाउंड में GI आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कंपाउंड में GI नहीं आएगा। तो ये ऐसा ऑक्सीजन है जो GI शो नहीं करता, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम ग्रुप हैं। लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। मान लो मैं इस तरह का कोई कीटोन लिख देता हूँ, कीटोन ही तो लिखना है ना भाई, तो आपको यहाँ H नहीं जोड़ने हैं, बाकी कुछ भी जोड़ दो। इधर मैंने CH3 जोड़ दिया, इधर मैंने C6H5 जोड़ दिया, ठीक। अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो ये लो मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवा दी। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराऊंगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, और वाटर चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 C+N, ये डबल बॉन्डेड कार्बन सीधा किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन पे ऑलरेडी कौन है, OH, अंडरस्टैंडिंग है कि लोन पेयर भी होगा। इस कार्बन से कौन है, CH3 और C6H5, तो एक जोड़ दिया मैंने C6H5, सही है। अब मुझे आप देख करके बताएं क्या ये GI शो करेगा। तो नाइट्रोजन की तो कोई दिक्कत आपको लेनी नहीं है ऑक्सीजन के केस में, ये तो हमेशा तैयार है GI शो करने के लिए। इसे देखना है इस पर जुड़े हुए ग्रुप क्या है, CH3 और C6H5 सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। और जब ये डिफरेंट हो जाए तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, कंपाउंड के अंदर GI आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ऑक्सीजन के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। अब बस हम लोग नोट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा इधर ध्यान दें सभी लोग। देखो ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप OH होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इस नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, कहा जाए या ना कहा जाए, ठीक। एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। जैसे अब मुझे बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये वाला। तो देखो C+O दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन आप गौर करो यहाँ एक H दिख रहा है। अगर ये कीटोन होता तो यहाँ पर H नहीं होता, और अगर एल्डिहाइड है तो कम से कम एक H तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। क्या नाम है, एसी। क्या निकल गया है यहाँ से निकल गया वाटर, और वाटर निकल गया है तो -H2O कर दिया, सही है। और वाटर गया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। बस तो यही किया है हमने, CH3CH इस कार्बन को डबल बॉन्ड से किसके साथ जोड़ दिया, नाइट्रोजन के साथ, OH बन गया, ठीक है। अब चूंकि ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड, तो एसीटैल्डिहाइड से जो भी ऑक्सीजन बनेगा उसे एसीटैल्डोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटैल्डोक्सिन। देखो सीधा सीधा याद रखना है, एसीटैल्डिहाइड से बनने वाले को एसीटैल्डोक्सिन, एसीटोन से बनने वाले को एसीटोन ऑक्सीजन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड से जो भी ऑक्सीजन बनेगा उसको बेंजल्डोक्सिन कहेंगे, है ना। एसीटोफेनोन से जो भी ऑक्सीजन बनेगा उसे एसीटोफेनोन ऑक्सीजन कहेंगे, ठीक है। अब मान लो हमने दूसरा लिया है, अब मुझे बताओ कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो आप कहेंगे देखो भैया ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन से मुझे एक H दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है ये वाला H। अगर एक भी H आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक। एक H है इस कार्बन पर और एक है C6H5 है, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो है आपका बेंजल्डिहाइड। यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो क्या निकल जाएगा, वाटर और -H2O। जैसे ही वाटर निकलेगा क्या होगा, ये वाला कार्बन सीधा किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से, डबल बॉन्ड से, सही है। बस तो फिर आपने क्या करना है, ये तो सेम रखना ही है, इस कार्बन से इसको जोड़ देना है। क्या बन गया, ऑक्सीजन। किस एल्डिहाइड से बना है, बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, बेंजल्डोक्सिन, ठीक है। ऐसे ही एक और हमने यहाँ लिखा हुआ है
C डबल बॉन्ड O, इधर जुड़ा हुआ है CH3 और इधर जुड़ा है C6H5। पहले मुझे बताएं ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? तो आप कहेंगे इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, ठीक है। ये CH3 है और ये क्या है C6H5, इसका मतलब कीटोन है, ठीक है। और कीटोन है तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है? एसीटोफिनोन। इसकी रिएक्शन फिर से हमने किससे करवाई है? इसकी रिएक्शन हमने करवाई है हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से वाटर निकल गया और वाटर के जाते ही क्या होगा? ये डबल बॉन्डेड कार्बन सीधा किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से। तो हमने डबल बॉन्डेड कार्बन को किससे जोड़ दिया? नाइट्रोजन से, ठीक है। एसीटोफिनोन से जो ऑक्जिम बनेगा वो कहलाएगा एसीटोफिनोन ऑक्जिम। क्लियर है? तो ये सभी ऑक्जिम होते हैं, ठीक। ऑक्जिम में ज्यामितीय समावेशिता के लिए आप याद रखना कि जो ऑक्जिम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। दो तरह के कैसे? एक वो जो एल्डिहाइड से बनते हैं उनको एल्डोक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोक्सिम। और दूसरे वो जो कीटोन से बनते हैं उनको कीटोक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोक्सिम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्जिम एल्डिहाइड से बना है। तो देखो ऑक्जिम जो होगा उसके अंदर C डबल बॉन्ड N और N से OH जुड़ा होगा और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पर अगर आपको एक भी हाइड्रोजन दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि वो एल्डिहाइड का ऑक्जिम है, क्योंकि एल्डिहाइड में डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर फिर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ CH3 जुड़ा है तो हमें यहाँ से मतलब नहीं है। अगर हमें एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए तो वो एल्डिहाइड का ऑक्जिम होगा। और अगर हम C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ लोन पेयर जुड़ा देखें और इस वाले कार्बन से अगर कोई भी हाइड्रोजन ना जुड़ा हो, जैसे मान लो इधर जुड़ा हो CH3 और इधर जुड़ा हो C6H5, तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन से, तो फिर ये कीटोन का ऑक्जिम होगा कि क्योंकि कीटोन में C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक। अब इनकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखने के लिए सिंपल वही तरीका होगा। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो आपको इसका दूसरा आइसोमर लिखना है। पहले तो ये बताओ कि ये GI शो करेगा भी या नहीं। तो आप कहेंगे कि भाई नाइट्रोजन पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन पर तो दो डिफरेंट ग्रुप पहले से ही हैं, OH और लोन पेयर। इस कार्बन को चेक करना है। इस कार्बन पर एक जुड़ा है CH3 और एक जुड़ा है H, ये दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये दोनों ही एटम जो हैं जो डबल बॉन्डेड हैं GI शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये GI शो करेगा और इसका एक दूसरा आइसोमर भी होगा। अब दूसरा कैसे लिखोगे? तो बस आप इतना सा काम करें कि इस कार्बन के ग्रुप को तो मान लो एज इट इज रहने दो, ठीक है। बस अभी हाइड्रोजन के सामने लोन पेयर है, अब हाइड्रोजन के अपोजिट में लोन पेयर को ले जाओ तो OH अपने आप नीचे आ जाएगा। ये इसकी दूसरी फॉर्म हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो आपको इसकी दूसरी फॉर्म लिखनी हो, पहले तो ये तय करो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। तो आप कहेंगे कि यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप हैं, एक लोन पेयर है और एक OH है। इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, CH3 और C6H5। इसका मतलब GI आएगा। GI आएगा तो दूसरा आइसोमर लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करें, मान लो कार्बन के ग्रुप एज इट इज रहने दो इस तरह से। अभी यहाँ CH3 के सामने लोन पेयर है, अब CH3 के अपोजिट में लोन पेयर को ले जाओ और इधर OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपने इनके क्या लिख दिए हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब सवाल ये है कि किसको सिस कहा जाए और किसको ट्रांस। तो पहली बात तो ये है कि इनके केस में, यानी ऑक्जिम के केस में, किस केस में? ऑक्जिम के केस में हम लोग सिस ट्रांस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सिस ट्रांस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो सिस ट्रांस का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि हम सिस कब बोलते हैं, हम समपक्ष तब बोलते हैं जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है। और विपक्ष तब बोलते हैं जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। ऑक्जिम के केस में ग्रुप सेम नहीं है, चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं। देखो CH3 अलग है, OH अलग है, लोन पेयर अलग है, H अलग है।
यहाँ देखो C6H5 अलग है, CH3 अलग है, OH अलग है, लोन पेयर अलग है, ठीक है। अगर दो ग्रुप भी सेम होते हैं ना तो हम कहते हैं कि सेम ग्रुप जब सेम साइड आ जाएंगे तो सिस हो जाएगा, और सेम ग्रुप जब अपोजिट चले जाएंगे तो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, चारों ही अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ सिस ट्रांस कह पाना पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह पर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं सिन और एंटी, ठीक है। और सिन और एंटी कहने में भी ध्यान रखना कि कीटोन के लिए सिन और एंटी कहने का कोई रूल्स नहीं है। एल्डिहाइड के लिए सिन एंटी कहने के लिए आप हाइड्रोजन और लोन पेयर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैसे ध्यान में रखेंगे? यदि हाइड्रोजन और लोन पेयर सेम साइड आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? सेम साइड, यानी एक ही तरफ आ जाते हैं, तो फिर आप उसे एंटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी। और अगर ये अपोजिट साइड चले जाते हैं, अपोजिट साइड से मतलब एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं, तो फिर आप उसे सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिन। तो ध्यान रहे, एंटी कब कहना है? जब हाइड्रोजन और लोन पेयर सेम साइड होंगे, और सिन कब कहना है? जब हाइड्रोजन और लोन पेयर अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है। अब देखो जरा इधर ध्यान दो, देखो ये दोनों आइसोमर हैं, यहाँ हाइड्रोजन और लोन पेयर कहाँ है? सेम साइड में है। सेम साइड में है तो क्या कहना है? एंटी बोलना है। क्या बोलना है? एंटी। और यहाँ हाइड्रोजन और लोन पेयर कहाँ चले गए हैं? अपोजिट। अपोजिट चले जाएं तो क्या बोलना है? सिन बोलना है। क्लियर है? तो आपको एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस से मतलब एल्डिहाइड से जो ऑक्जिम बन रहा होगा वो होगा एल्डोक्सिम, और एल्डोक्सिम के केस में आपको सिन और एंटी कहना है, आपको सिस ट्रांस नहीं कहना। क्यों? सिस ट्रांस कहने के लिए कम से कम दो ग्रुप सेम होने चाहिए, ताकि आप ये कह सको कि सेम ग्रुप सेम साइड आ गए हैं, ये सिस है, और सेम ग्रुप अपोजिट चले गए हैं, ये ट्रांस है। लेकिन ऑक्जिन के केस में ग्रुप सेम नहीं होते, चारों ही डिफरेंट होते हैं, सो सिस ट्रांस तो कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? सिन एंटी। और सिन एंटी भी बेसिकली एल्डिहाइड के केस में ही कहते हैं। कीटोन के केस में सिन एंटी कहने का कोई विशेष रूल्स नहीं है। और जब आप एल्डिहाइड के लिए सिन एंटी डिसाइड करेंगे तो H और लोन पेयर को देखेंगे। H और लोन पेयर अगर सेम साइड आ जाते हैं तो आप उसे एंटी बोलेंगे, और अपोजिट चले जाते हैं तो आप उसे सिन बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ किया है। H और लोन पेयर सेम साइड, एंटी बोल दिया। H और लोन पेयर अपोजिट चले गए हैं, सिन बोल दिया है, ठीक है। कीटोन के केस में ऐसा कोई रूल्स नहीं होता, आप किसी को भी सिन बोल सकते हैं, किसी को भी एंटी बोल सकते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन फिर भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देसी जुगाड़ सा बना लेते हैं और सिंप्लीफाई करके कुछ एक बातें बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या कहा है, रूल तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट रूल तो वही है, पर हमने यहाँ क्या किया है, ऑक्जिम में द्विबंधित नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH, कौन देखा है? OH, और द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा समूह, कौन सा समूह? छोटा समूह। यदि एक ही तरफ हो तो समावेवी को सिन कहते हैं, और यदि एक दूसरे के विपरीत हो तो समावेवी को एंटी कहते हैं। तो ये आपको केवल 12th में समझने के लिए बताया गया है कि मान लो आप लोन पेयर और हाइड्रोजन को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिखाई ही नहीं देता, जबकि अंडरस्टैंडिंग होता है कि नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली यहाँ लोन पेयर होगा। और लोन पेयर आपको लिखकर नहीं बताया जाता, आपको खुद महसूस करना होता है कि लोन पेयर है भी या नहीं। तो कई बार जब आप लोन पेयर ही एज्यूम नहीं कर पाते तो इस तरह से तो सिन एंटी कैसे कह पाओगे कि हाइड्रोजन और लोन पेयर अगर सेम साइड है तो एंटी है और अपोजिट है तो सिन है। तो फिर उसके लिए हमने सीधा सीधा कह दिया कि आप कुछ मत देखो, एक काम करो, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ OH देख लो और इस कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा समूह देखो। छोटे से मतलब CH3 है एक ग्रुप तो, और एक है H। बताओ CH3 और H में से कौन छोटा है? H। अगर नाइट्रोजन का OH और कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप यानी H सेम साइड आ गए हैं तो आप इसे सिन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? सिन। और अगर नाइट्रोजन पर उपस्थित OH और कार्बन का H अपोजिट चले गए हैं तो आप इसे एंटी बोल दीजिएगा। ये मतलब सिंप्लीफाई रूल्स है ना। रूल्स तो सिंपली क्या है कि भैया लोन पेयर और हाइड्रोजन देखो, लोन पेयर और हाइड्रोजन अगर सेम साइड है तो एंटी और अपोजिट है तो सिन बोलो। लेकिन जब आप लोन पेयर को अभी ध्यान नहीं रख सकते तो मैं एक सीधा जुगाड़ आपको बता रहा हूँ कि लोन पेयर वन पेयर का कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप नाइट्रोजन का OH और डबल बॉन्डेड कार्बन का छोटा ग्रुप देख लें जैसे H,
क्योंकि CH3 और H में से छोटा समूह कौन है, H। तो अगर ये दोनों सेम साइड हैं तो आप इसे बिना झिझक के क्या बोल सकते हैं, सिन। और अगर ये दोनों अपोजिट चले गए हैं तो आप इसे एंटी बोल सकते हैं। अब आपको लोन पेयर देखने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, बाकी में यहाँ लोन पेयर तो होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये है C डबल बॉन्ड N OH, सही है। अब यहाँ भी आपको लोन पेयर ध्यान में नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप, ये है C6H5 और ये है H। बताओ कौन छोटा है, H छोटा है। तो कार्बन का H और इसका OH अगर सेम साइड है तो क्या बोल दीजिए, सिन बोल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो नाइट्रोजन का OH और कार्बन का H अपोजिट चले गए हैं तो आप इसे एंटी बोल देना। ध्यान रहे ये किसका ऑक्जिम है, एल्डिहाइड का या कीटोन का। तो ये एल्डिहाइड का ऑक्जिम है। कैसे पता चला, डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कैसे पता चला, डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप आसानी से सिन एंटी कह सकते हैं, बस कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन का OH और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप देखना है, सेम साइड सिन, अपोजिट साइड एंटी। OH और छोटा ग्रुप सेम साइड सिन, OH और छोटा ग्रुप अपोजिट साइड एंटी होगा। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कौन है, नेक्स्ट आपके सामने है ये वाला, ठीक है। अब बताओ मुझे ये एल्डिहाइड का ऑक्जिम है या कीटोन का। तो आप कहेंगे कीटोन का। कैसे पता चला, डबल बॉन्डेड कार्बन से एक जुड़ा है C6H5 और एक जुड़ा है CH3, मतलब कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, इसका मतलब ये कीटोन का ऑक्जिम है। अब कीटोन के ऑक्जिम के लिए नाम देने का कोई विशेष रूल्स नहीं है, आप चाहे तो किसी को भी सिन कह दें और किसी को भी एंटी। बट हमने एक ट्रेडिशनल बात आपको बताई है कि नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ OH और कार्बन पे जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप इस समय कौन है, C6H5 है या CH3 है। अगर सेम साइड है तो आप नॉर्मली इसको सिन बोल दें। हालांकि आप इसको एंटी भी बोल सकते हैं, इसको कोई गलत करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें आप इस तरह से। और ऐसे ही यहाँ C डबल बॉन्ड N है, N से जुड़ा हुआ OH और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा समूह CH3 एक दूसरे के अपोजिट चले गए हैं तो आप इसको एंटी बोल देंगे। तो फिर आपको याद क्या रखना है, देखो आपके पास दो बातें हैं याद करने की। देखो रूल्स सिन एंटी डिसाइड करने का बेसिकली किसके लिए है, एल्डोक्सिम के लिए। किसके लिए है, एल्डोक्सिम, यानी एल्डिहाइड के ऑक्सिम्स के लिए है। और वो रूल्स क्या है, वो रूल्स है लोन पेयर और हाइड्रोजन का। क्या रूल्स है कि अगर ये सेम साइड हैं तो फिर आपको बोलना है एंटी, और अगर ये अपोजिट चले गए हैं तो फिर आपको बोलना है सिन। लेकिन अब आप जनरली 12th में काम कैसे चला सकते हैं, काम चला सकते हैं आप कि नाइट्रोजन का OH देखें और डबल बॉन्डेड कार्बन का छोटा ग्रुप देखें, छोटा समूह, ठीक है। अगर ये दोनों देखना है आपको, ये दोनों सेम साइड हैं तो आप सिन बोल देना, और अपोजिट चले गए हैं तो आप एंटी बोल देना, ठीक है। आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कीटोन के लिए छूट है, किसी को भी सिन और किसी को भी एंटी बोला जा सकता है, और बाकी चाहे तो इस तरह से सिन और एंटी डिसाइड कर लेना, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, हम एलिसाइक्लिक यौगिकों में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। एलिसाइक्लिक से मतलब क्या होता है, एलिसाइक्लिक से मतलब साइक्लिक टाइप के कंपाउंड, यानी ऐसा जिनके अंदर एक बंद वलय बनती हो, ठीक है। अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है, वैसे आपको यही ध्यान रखना है कि कोई से भी दो कार्बन हो, जैसे एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, इन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, X और Y, ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट हैं। और इस पर भी दो ग्रुप जो डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो कोई से भी हो, जैसे A और B हो चलेगा, X Y हो चलेगा, बट ये दोनों होने कैसे चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है, रिंग का कोई सा भी दो कार्बन ले लो, है ना, जैसे ये रिंग है, इसका ये वाला कार्बन ले लो, ये वाला कार्बन चलेगा। इस पर जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हों, A और B टाइप के मान लो, और इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी अलग हों, A और B टाइप के ही क्यों ना हो, तो ये आपस में तो अलग है ना, और ये आपस में अलग है। बस कोई से भी दो कार्बनों पर ऐसा हो जाता है तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा हो जाती है। तो फिर देखो, ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम दो कार्बन तो देखने ही है, परमाणुओं पर
प्रत्येक में भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों, ज्यामिति समावयवता दर्शाते हैं। तो देखो कोई भी साइक्लिक क्यूबिक हो, जैसे ये लो, ये कितने कार्बन का साइक्लिक क्यूबिक है? 3 का। मैंने इसको ऐसे बनाया है, आप समझ रहे हैं ऐसे बनाने का मतलब क्या है? ऐसे बनाने का मतलब है कि ये जो रिंग है ना, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये रिंग कैसे है? ये 2 एटम तो बोर्ड के प्लेन में है और 1 एटम बाहर आ रहा है, तो ये रिंग ऐसे है, ऐसे और ऐसे। समझ गए इस बात को? और इस वाले कार्बन से यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हैं, एक है CH3 और एक है H। इस वाले कार्बन से भी 2 ग्रुप जुड़े हैं, एक है CH3 और एक है H। अब आप खुद ही बताओ, यहाँ जो कार्बन है, कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ वाले कार्बन की। इस कार्बन पर जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ऐसे ही यहाँ जो कार्बन है उस पर जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं। बोला है कि नहीं है? अगर किन्हीं 2 कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो ज्यामितीय समावयवता आती है। अब देखो यहाँ H और H सेम साइड है, इसलिए इसको हमने सिस बोल दिया है। और यहाँ H और H कहाँ चले गए? अपोजिट, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है? ट्रांस बोल दिया है। तो इसकी 2 फॉर्म हो गई, एक सिस और दूसरी क्या है? ट्रांस। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक। अब जैसे इसका मैं आपसे IUPAC नाम पूछूं कि बताओ इसका नाम क्या होगा, तो भैया ये 3 कार्बन वाली रिंग आपको दिखाई दे रही होगी। कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। और जब रिंग 3 कार्बन की होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए बोलते हैं एन, बट साइक्लिक है तो आगे लगा देते हैं साइक्लो। तो ये तो है साइक्लोप्रोपेन, सही है। और आप देख रहे हैं इस साइक्लोप्रोपेन में 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं और एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, सही है। अब आप नंबर दे दो, इसको 1 बोल दो, 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। तो पहले कार्बन पर एक CH3 है और दूसरे पर है। कितने CH3 हैं? 2। 2 CH3 के लिए क्या कहना चाहिए? डाई मैथिल। CH3 को मैथिल बोलते हैं। पोजीशन 1 2 है, तो 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। अब आपसे कोई कह दे कि भाई 1 2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसके ज्यामितीय समावयवी बनाओ, तो पहले क्या करोगे बताओ? पहले एक रिंग बनानी है। कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। 3 की ही क्यों? क्योंकि प्रोपेन है। तो पहले आप एक काम करें, इस तरह से एक रिंग बना दें, ठीक है। नंबर दे दे 1 2 और 3। फिर कहा है 1 2 डाई मैथिल, यानी 2 मैथिल हैं, एक 1 पर है और दूसरा 2 पर है। तो देखो एक 1 पर जोड़ दें और दूसरा किस पर जोड़ दें? 2 पर। तो ये तो 1 पर हो गया, एक 1 पर जोड़ दिया और एक किस पर जोड़ दिया? 2 पर, ठीक है। बाकी यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, एक फॉर्म हो गई। अब आप खुद ही देखो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सी होगी? सिस। अब आपको इसका ट्रांस लिखना है, तो ट्रांस कैसे लिखोगे बताओ? ट्रांस लिखने के लिए आपने एक हाइड्रोजन को ऊपर रखा है तो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को नीचे कर देना। ये CH3 और ये हो गया CH3। अभी अपोजिट चले गए हैं तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो लिख सकते हो आप आसानी से, है ना। ऐसे ही आप इसको देख लें। ये देखो जरा, ये देखो, ये कितने कार्बन की रिंग है? ये एक्चुअल में 4 कार्बन की रिंग है, लेकिन ये यहाँ से डार्क की हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिंग भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये रिंग भी बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रही होगी। अच्छा, बाहर आ रही होगी तो कैसे? ये एक कार्बन तो बोर्ड के प्लेन में होगा, ऐसे यहाँ, फिर ऐसे और ऐसे, समझ गए? मतलब एक यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, तो ये रिंग ऐसे रखी होगी। समझ गए मेरी बात को? ये वाला कार्बन तो बोर्ड में है, फिर ऐसे चलो, फिर कार्बन आ गए, फिर और आगे आओ, फिर कार्बन आ गए, ठीक है। तो रिंग कैसे रखी है? ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन जुड़ा है इस वाले कार्बन से? एक CH3 ये रहा और एक जुड़ा है H। इस वाले कार्बन से एक CH3 ये रहा और एक जुड़ा है H। H H सेम साइड है ना, तो क्या बोलोगे? सिस। और H H अपोजिट चले गए तो क्या बोलोगे? ट्रांस। अब मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है? तो भैया यही तो है, ये देखो, है कि नहीं है? यहाँ एक CH3 है और यहाँ एक CH3 है, बाकी H है, मतलब सिस ही है ये एक बार एक तरह से, क्योंकि H H कहाँ है? सेम साइड। नंबर दे दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3, इसको कह दो 4। 4 कार्बन के लिए क्या कहोगे? ब्यूट, सही है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या कहोगे? एन। साइक्लिक है तो क्या बोलोगे? साइक्लो। और पहले और तीसरे कार्बन पे 2 मैथिल हैं, तो 1 3 डाई
मैथिल। तो ये नाम होगा 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन और इसके ज्यामितीय समूह भी बनेंगे दो, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। होगा कि नहीं होगा? अब देखो एक मैं एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। चलो मान लो मैं ऐसे कहता हूँ ये है, ठीक है। तो पहले ये बताओ कितने मेंबर है रिंग में? 6 मेंबर के लिए इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या करता हूँ, एक CH3 यहाँ जोड़ देता हूँ और एक CH3 यहाँ जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया तो बाकी जगह पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन को 1 बोलो, 2 बोलो, 3 नंबर दे दो, 4, 5 और 6। तो नंबर 1 कार्बन पर, कौन से कार्बन पर? 1 पर, और नंबर 4 कार्बन पर आपको 2 मैथिल दिखाई दे रहे हैं। तो नाम में आएगा 1,4 डाईमेथिल और बाकी होगा साइक्लोहेक्सेन। सही है। अब क्या ये ज्यामितीय समाप्यता दर्शाएगा? बिल्कुल दर्शाएगा, क्योंकि आपको तो कोई 2 कार्बन चाहिए रिंग के जिनके पास 2 डिफरेंट ग्रुप हों। तो एक कार्बन तो ये है, इसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक CH3 और एक H। आपस में ये दोनों क्या है? डिफरेंट है कि नहीं है? ऐसे ही एक कार्बन ये है, इस पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, CH3 और H। ये आपस में क्या है? डिफरेंट। इसका मतलब दोनों कार्बन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसमें Gi आएगा। तो फिर इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे? देखो, एक बार क्या करो, दोनों सेम ग्रुप को CH3 को सेम साइड रख दो। दूसरी बार क्या करो, दोनों ग्रुपों को जो सेम है उनको अपोजिट ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अपोजिट। कैसे? ऐसे। देखो CH3 ऊपर है तो CH3 को नीचे ले जाओ, बाकी H और H। अब आप खुद ही सोच कर बताएं। ये CH3 सेम साइड है, क्या बोलना चाहिए? सिस। CH3 कहाँ चलेगी? अपोजिट, क्या बोलना चाहिए? ट्रांस। तो इसके अंदर भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती